मेरे मन में हमेशा से ये एक भावना रही कि मैं कश्मीरी पंडित अपने समाज के लिए कुछ करूं, और इसके लिए 4 साल पहले हमने सारस्वत कश्मीरी पंडित विकास परिषद का गठन किया। कारोबार करके हम लोगों ने एक अपने यूथ के लिए, हमने जैसे शार्क टैंक था, हाँ। वैसे ही हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर हम कश्मीरी बच्चों को चाहते हैं कि वो आएं, अपने आइडियाज, अपने स्टार्टअप शेयर करें और हम लोग उनको फंड कराएं। और 4 सूर्य मंदिर हैं भारतवर्ष में, और उनमें से एक मार्तंड सूर्य टेम्पल है जो कि 2000 साल पहले बनाया गया था, और शाह मीरी ने उसको तोड़ दिया 1400 साल पहले। यकीन मानिए वो मार्तंड टेम्पल की हालत इतनी खराब है कि उसको हाथ भी लगाया जाएगा तो वो बिखर जाएगा। मार्तंड टेम्पल का बनना, हमारे रूट्स, कश्मीरी पंडितों के जो रूट्स हैं, हमको वापस जाने का जो मार्ग है, जो आशीर्वाद है, वो मार्तंड टेम्पल से ही मिलेगा। सच बात। मार्तंड बनेगा और कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। बच्चों को रूट्स दिखाने बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम उनको दिखाएं कि हम लोग यहाँ से हैं, ये हमारे मंदिर हैं। कश्मीर भी चले जाएंगे, कश्मीर के अपने डंके पे जाएंगे, अपने उस पे जाएंगे। क्या बात? क्यों किसी से मांगे कि हमें जाना है, हमें करना है। मेरे अपने जो बच्चे हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने सुसाइड किया है जी। और मेरे काफी मेरे मित्र, मेरे जो बेटा है उसके 2 दोस्तों ने सुसाइड किया। मेरी बिटिया है अभी, तो उसने सुसाइड किया 10th के पेपर के रिजल्ट के लिए। तो मैं बच्चों से यार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप प्लीज हिम्मत मत हारिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत अच्छी है। मैं कोई बहुत बड़ा, मैं आई वॉज अ लूजर। मैं 25-30 साल पहले तक मैं लूजर था, बट आज मैं एक सक्सेस की राह पे चल रहा हूँ। तो इसलिए कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। कि पेरेंट्स कमजोर हो गए हैं, हाँ। बच्चे कमजोर नहीं है, मैं आने वाली थी वहां पर। बच्चों को कमजोर बनाने के लिए माँ बाप का हाथ है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। मेरे साथ बहुत सारी दिग्गज, ब्यूटीफुल, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी पहले आ चुकी हैं मेरे शो पर। उन्होंने अपना जीवन बहुत सुंदर तरीके से जिया है, और मुझे पता है आपको ये सारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगे हैं और आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आऊं आपके समक्ष जो आपके जीवन में, आपकी निजी जिंदगी में, आपके रोजमर्रा के जीवन में कुछ बदलाव ला सके, आपको कोई रास्ता दिखा सके, ताकि आप अपने जीवन में कितने सार्थक हैं, कितने सक्षम हैं और क्या कर सकते हैं, वो राह आप अपने आप चुन सके। आज मेरे साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, डाइवर्स, सोशल काम करने वाली पर्सनालिटी है, जिन्होंने बहुत साल क्रिएटिव डायरेक्टर के हिसाब से काम किया है, बहुत कुछ प्रोड्यूस किया है। अब समाज के लिए दिलो जान से सेवा करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी संस्थाओं के साथ में प्रेसिडेंट हैं। आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं अजय कौल जी के साथ में। नमस्ते अजय कौल जी। नमस्कार आपका आरती जी। बहुत बहुत स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात अभी अभी हुई है हमारी, और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, मुझे इतना पता है कि आपने जीवन को बहुत करीब से और बहुत गहराई से देखा है। मैं हमेशा जो मेरे गेस्ट आते हैं, मैं उनको एक सवाल पूछती हूँ कि आपका बचपन कैसा था? आप जब स्कूल में थे, अपने माँ बाप के साथ थे, अपने परिवार में थे, तो आपकी दिली इच्छाएं क्या थी? आप कैसे जीना चाहते थे? आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पॉडकास्ट के लिए बुलाया, और अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं महादेव को याद करना चाहता हूँ जी। और हर हर महादेव, ओम नमो पार्वते पतय, हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, रोग हर, दरिद्र हर, पाप हर, श्राप हर, शत्रु हर, हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। आपने मुझसे पूछा बचपन में मैं कैसा था। बचपन में तो मैं बहुत शरारती रहा, हाँ। और स्कूलिंग भी मेरी हालांकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़े स्कूल में पढूं जी। और कुछ
डॉक्टर इंजीनियर, जैसे कश्मीरी फैमिली में होता है कि आप पढ़ाई करो और इंजीनियरिंग डॉक्टरी करो। तो वो एक सपना था मेरे पिताजी का कि मैं कुछ बड़ा बनूं। और उन्होंने मुझे बहुत बड़े स्कूल दिल्ली में सलमान पर, मेरी अपरिंगिंग जो है, मेरी सारी पैदाइश और मैं सब दिल्ली हुआ हूँ, और स्कूलिंग वगैरह कॉलेज सब दिल्ली हुआ है। और पिताजी चाहते थे कि मैं बड़े स्कूल में जाऊँ जी। और बड़े स्कूल में जाने के बाद जो भी मैं शायद इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा। और मैं आजकल के बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इस बात की चिंता मत करिए कि आपके 90% आ रहे हैं या आपके 80% आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं क्लास में बिल्कुल एवरेज बच्चा था और मैं फेल भी हुआ अब 7th स्टैंडर्ड में, और मुझे इस बात को छुपाने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और आज मेरे जितने क्लास के बच्चे हैं, आप सोचो सब कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, और मैंने आज जो सफलता की सीढ़ी जो आज हासिल करी है, वो अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, या अपने विवेक से, या अपने किस्मत से, कर्म से मैंने वो काम। और मेरे क्लास के बच्चे भी जो हैं वो आज यही कहते हैं, यार तू सबसे पढ़ाई में मतलब निकम्मा था। और मेरे डैडी भी कहते थे कितने बड़े अच्छे स्कूल में डाला है पर पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा है। पर मेरा स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट था और मैं चाहता था कि मैं क्रिकेटर बनूं। पर जैसा कि आप जानते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की अपनी एक संरचना होती है कि घर का माहौल होता है कि आप पहले पढ़ाई करो। उस टाइम पे खेल का इतना ज्यादा प्रावधान भी नहीं था और इतने सारी सुविधाएं भी नहीं होती थी जी। तो ये रहा बचपन में, कुल मिला के शरारती बहुत था, पड़ोसियों की नाक में सब दम कर रखा था। और पर मुझे लगता है कि जितना जितना बड़ा होता गया या मैच्योरिटी लेवल आता गया और संघर्ष जितना जीवन में रहा, उतना ज़्यादा सीखने को मिला। और जितना ज़्यादा मैं बड़े लोगों के संपर्क में आया, बुद्धिमान लोगों के संपर्क में आया, उतना ज़्यादा जो है वो एक नेचर में एक मैच्योरिटी लेवल आप कह लीजिए कि समझ में आया कि क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया, तो उससे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, लोग किस अभाव में जीते हैं, वो सब देख करके नेचर बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया जी। और आज तो आप जानते हैं कि मैं इतना सारा सोशल वर्क कर रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों के लिए, मेरे समाज कम्युनिटी के लिए मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ जी। तो बस यही जर्नी है। बहुत बढ़िया है। देखिए, शरारत किए बगैर तो हम जिंदगी में सीख नहीं सकते। हाँ जी। और जो हमारा जीवन है, जितना हम मिट्टी के साथ में रहते हैं, जितनी मिट्टी हमको सिखाती है, जो आपने बोला कि आप शरारती थे, परेशान करते थे, और स्ट्रीट स्मार्ट होना, जीवन में सही माहौल में ना रहो पर अपने आप को आप वो सारी सिचुएशंस में, वो सारी अवस्था में आप कैसे ढालते हो, कैसे बनाते हो, उससे आपका जीवन बनता है। और वो छोटी छोटी जो सारी सीख होती है, वो हमको बड़े बड़े कामों में काम आती है। आपने शुरुआत में सहारा में क्रिएटिव डायरेक्टर के हिसाब से काम किया, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने हासिल किया, कुछ चीजें भी आपने फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की हैं। तो आपका, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूं, तो थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ में आपका रिश्ता और आपका अनुभव कैसा था? अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं क्रिएटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी है। तो मैं दिल्ली में भी काफ़ी सारे बाइंग हाउसेस में काम किया। और एक दिन अचानक मेरे को लगा कि मुझे मीडिया में आना है, और मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि यार मुझे मीडिया में आना है। मेरी सिस्टर वगैरह ऑलरेडी सहारा में थी पहले से। तो पिताजी से बात हुई, पिताजी को बोला कि मैं मीडिया में आना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा ठीक है, बॉम्बे आ जाइए। तब तक शादी हो चुकी थी, दिल्ली में ही था। फिर बॉम्बे आना हुआ, क्रिएटिव फील्ड में काम किया, बहुत सारे चीज़, प्रोडक्शन हाउसेज में काम किया, सहारा में काम किया। सहारा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सुब्रत रॉय सहारा जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने टीम का, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका कैसे ख्याल रखना है, उनका कैसे ध्यान रखना है, उनसे बहुत बारीकियां सीखने को मिली। मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ भी एक एज असिस्टेंट डायरेक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस में काम किया, श्याम बेनेगल जी के साथ। तो वो भी सहारा श्री की ही एक, सहारा का प्रोडक्शन था। अच्छा।
तो सारा श्री चाहते थे कि मैं श्याम बेनेगल जी को असिस्ट करूं जी। तो वो एक फिल्म करी। फिर अभी रिसेंटली जो है हम लोग प्रोडक्शन हाउस जो है इवेंट्स करते हैं, बेसिकली हम लोग कंसर्ट्स करते हैं वर्ल्ड वाइड, और हम लोग बेसिकली स्टार स्पोर्ट्स ESPN के लिए शो बनाते हैं जी। और अभी जल्दी एक फिल्म का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। क्या बात। फिल्म का एक प्लान है और बस यही सब है, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि आपने दाल रोटी भी खानी है 100%। तो वो काम करना भी जरूरी है। वो तो जरूरी है ही है। तो ये है कि भाई इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्यार मिला, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि मुझे राघव जी ने मुझे फोन किया कि आरती नागपाल करके एक हैं जो पॉडकास्ट करती हैं जी, और उनका शो का नाम है चित की बातें जी। तो इमीडिएटली मेरे माइंड में पहली बात क्या आई कि मैंने राघव को बोला कि मेरा पहला शो जो था, हाँ जी, वो था दिल की बातें और वो सेम यही था कि हम चैट शो करते थे, हम जूही चावला, सनी देओल, शाहरुख खान, इन सबको बुलाते थे। 1 घंटे का शो था जी। और दिल की बातें हम लोग गोरेगांव स्टूडियो में हम लोगों ने, वो मेरा पहला नॉन फिक्शन शो था जी, जी। दिल की बातें मैंने किया हुआ है। तो मैंने देखी जर्नी जो है, लाइफ इज सो स्मॉल, या इतना जर्नी ऐसा है कि पहला एक्चुअली इट इज अ फुल सर्कल। कितने साल पहले किया था आपने ये? करीबन 22-23 साल पहले, 22-23 साल पहले मेरा पहला शो था। और अब हम कर रहे हैं चित की बात। देखिए 24 में चित की बात हो रही है आपके साथ। जी बात। तो बेसिकली मेरा मुद्दा यही होता है कि जो इंसान है, जो भी मेरे पॉडकास्ट में आए, जो भी अपनी जर्नी जी चुका है, अपने जीवन में उनके क्या क्या अनुभव रहे हैं, उन्होंने कैसे जद्दोजहद करके अपने आप को बनाया है, कैसे अपने आप को सक्षम करके खड़ा किया है, तो उस पर मेरा फोकस ज्यादा रहता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने कहा आप मिडिल क्लास फैमिली से थे, राइट? बहुत सारे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट को देखेंगे, वो कौन सी फैमिली से है, कहाँ पर है, कौन से जगह पर है। देखिए ऑनलाइन और ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है और जो फेसबुक और सारे जो भी जितने भी एप्स हैं, ये गांव खेड़ों के दूर तक किसके फोन में कहां पर कौन सा फ्लैश होगा और कौन इंसान देखेगा हमको नहीं पता, और किसके जीवन में आपके कौन सी बात से प्रकाश पड़ेगा और वो कहां से आपसे इंस्पायर होगा वो मुझे नहीं पता। पर मेरी इच्छा यही रहती है कि जो भी व्यक्ति यहां पर आए, जो भी गेस्ट यहां पर आए, उनका कनेक्शन उन लोगों से हो जिनको सचमुच में बेहद जरूरत है, और वो आपसे कुछ लेकर जाएं और आपको उसकी वजह से उनका आशीर्वाद मिले। और ये एक साइकिल है, ये जीवन में एक साइकिल है जो चलती रहती है। हमको जितना मिलता है, हम जब देते हैं तो हमारा ग्रोथ होता है। तो इसकी वजह से मुझे जब राघव जी ने आपके बारे में बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अनंतनाग में जो सूर्य मंदिर है उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित के लिए आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। और सबको पता है कि कश्मीर को लेकर भारत में हमेशा से एक अलग तरीके का माहौल रहा है। फिर अनुपम खेर जी ने कश्मीर फाइल बना ली, या फिर मतलब ही हैज एक्टेड इन इट, produced and directed by somebody else, but he's acted in it. And since he is कश्मीरी पंडित, तो वो naturally उनका वो अफेक्शन है, प्रेम है, उनकी करुणा है, उनका दर्द है, उनको पता है कि क्या क्या बीती है उनके ऊपर। और आप भी कश्मीर से हैं, राइट? तो आपका भी अनुभव रहा है और आपका भी रूट्स वहीं पर है, तो आप नेचुरली अपने रूट को पहले नर्चर करना चाहोगे, नरिश करना चाहोगे, उसको मजबूत बनाना चाहोगे और उसके लिए कुछ काम करना चाहोगे। तो आप उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? आरती जी, मैं आपको बता दूं कि मैं सारस्वत कश्मीरी पंडित विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं जम्मू कश्मीर सेल का मुंबई का अध्यक्ष हूं जी। इसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित होने के नाते मेरे मन में हमेशा से ये एक भावना रही कि मैं कश्मीरी पंडित अपने समाज के लिए कुछ करूं। और इसके लिए 4 साल पहले हमने सारस्वत कश्मीरी पंडित विकास परिषद का गठन किया। और मेरा ऐसा एक ऑब्जर्वेशन रहा कि हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं कश्मीरी ब्राह्मणों की, कश्मीरी पंडितों की, जो कि इसके ऊपर कश्मीर के वापसी जाने के ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं।
और पर मुझे ऐसा लगा कि अभी हमें वो सब सोचने के बजाय आगे क्या करना है, आगे हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप किसी पौधे को एक जगह पे लगाइए, उस पौधे को जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए उसको उखाड़ के आप दूसरी जगह पे लगा दीजिए, और करीबन 1 साल के बाद जब वो अपनी जड़ पकड़ ले, आप उसको दोबारा उसी जगह पे लगाने की कोशिश करिए, वो वहां नहीं उगेगा, क्योंकि वो उसने वहां जड़ पकड़ ली है अपनी, जहां पर आपने उसको दोबारा लगाया है। थर्ड टाइम आप उसको चेंज करके दोबारा लगाओगे तो वो रूट्स अपनी नहीं पकड़ता है उस जगह पे। तो सेम चीज हमारे साथ हो चुकी है। अभी एक्सोडस अगर 5-6 साल पहले होता तो पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग वापस जा सकते थे, पर 35 साल हो चुके हैं हमारे एक्सोडस को, और वापसी जाना जो है इतना आसान नहीं लग रहा है। तो सारस्वत कश्मीरी पंडित विकास परिषद जो है वो इस बात पे ज्यादा फोकस करता है कि हमारे जो यूथ हैं जो कि कनेक्ट नहीं हो रहे हैं समाज से, या अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, या इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, तो वो कल्चर को बचाने के लिए सारस्वत कश्मीरी पंडित विकास परिषद इस समय बिल्कुल बेल्ट कस के अपनी जो है काम कर रहा है। हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव अभी लिए हैं सारस्वत कश्मीरी पंडित विकास परिषद ने, जिसमें हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर विनोद वुथू मेरे एक मित्र सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, कश्मीरी हैं वो भी, और हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर कारोबार करके हम लोगों ने एक अपने यूथ के लिए, हमने जैसे शार्क टैंक था वैसे ही हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर हम कश्मीरी बच्चों को चाहते हैं कि वो आएँ, अपने आइडियाज, अपने स्टार्टअप शेयर करें, और हम लोग उनको फंड करा के दें, या उनको गाइड करें कैसे बिजनेस करना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देखिए समाज में जब भी एक्सोडस हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान हुआ हो, चाहे वो ज्यूज का हुआ हो, चाहे वो सिंधी हो, मुल्तानी हो, पंजाबीज हो, सिख हो जो पाकिस्तान से आए हैं, पारसीज हो, कोई भी कम्युनिटी जो है वो वापस कभी अपने दोबारा नहीं जा पाई। उन्होंने जहाँ से आए वहीं पर ही उन्होंने ग्रोथ करना उनको, पर मैंने आपको पौधे का एग्जांपल बताया ना, सेम वैसे ही है। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो अब यहाँ पर आ गए हैं, देखिए सिंधी यहाँ पर कितनी तरक्की कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वापस तो कोई नहीं कह रहा कि हमको वापस जाना है, ना ज्यूज वापस गए, ना पारसीज वापस गए, ना कोई भी वापस नहीं गया। तो ये बहुत जरूरी है कि अब हम यहाँ रह करके अपने यूथ का ख्याल रखें, अपने यूथ का ध्यान रखें, वो आगे कम्युनिटी कैसे आगे बढ़े उसके ऊपर कार्य करें। तो मेन अभी मैं आपको बताऊं कि कश्मीरी पंडित मुझसे कई बार पूछते हैं कि बिजनेस तो इतना मुश्किल है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपने कभी बांस का पौधा देखा है? बांस का पौधा जब आप लगाओगे तो वो 5 साल तक दिखता ही नहीं है जी, 5 साल तक दिखेगा ही नहीं। उसके बाद जब वो निकलता है तो विद इन 3 मंथ्स वो 20-25 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है, चीर के निकलता है। तो बिजनेस ऐसा ही है, नौकरी है, आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, आप आराम से बैठे रहिए, पर व्यापार ऐसे ही है कि आज आप बांस का पौधा लगा दीजिए और वेट करिए, मेहनत करिए, और नेचुरली 4-5 साल के बाद आपका वो खूब बड़ा पेड़ बन के निकलेगा। सही। तो यही थॉट प्रोसेस है। इसके अलावा भी कश्मीरी पंडितों का जो कल्चर है, जो हमारी रिचुअल्स हैं, उनको संजो कर रखने की एक हम लोग बहुत सुंदर कल्चर है। हमारा कुजीन खाने का बहुत अच्छा है जी। और मेरे जो है इसमें जब मुझे एक विचार ये आया अभी आज से 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, कि मार्तंड टेम्पल जो है हमारा सूर्य टेम्पल जो कि 2000 साल पुराना एक टेम्पल है, और 4 सूर्य मंदिर हैं भारतवर्ष में, और उनमें से एक मार्तंड सूर्य टेम्पल है जो कि 2000 साल पहले बनाया गया था, और शाह मीरी ने उसको तोड़ दिया 1400 साल पहले। तो उसको एक्चुअली काफी संस्थाएं इसके ऊपर भी काम कर रही हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ज्यादातर लोग ये बताते नहीं, वो ये कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ, पर मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे साथ और पहले से ही कुछ लोग काफी काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये काम इतना बड़ा है ना, हाँ, ये इतना पुराना, छुपाते हैं कि वो कहते हैं उसका नाम मैं क्यों लूं, उसका नाम मैं क्यों बताऊं, मैं कर रहा हूं ये काम। पर मैं सोचता हूं कि नहीं है, वो भी तो काम कर रहा है, वो भी तो मेरी कम्युनिटी का ही है, वो भी मार्तंड के लिए काम कर रहा है, और मेरे से पहले से काम कर रहे हैं, पापा 6-6 साल से काम कर रहे हैं। पर अब इसमें इशू क्या है कि वो जो काम कर रहा है वो मार्तंड के ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रहा है, कि मार्तंड को ब्यूटिफाई किया जाए, या उसको मेंटेन किया जाए, या प्रिजर्व किया जाए। मैं अभी 2 महीना पहले मार्तंड होकर के आया हूँ, मार्तंड गया था। अब आप यकीन मानिए, मार्तंड टेम्पल की हालत इतनी खराब है कि उसको हाथ भी लगाया जाएगा तो वो बिखर जाएगा। इसके संदर्भ में मैंने काफी सारी जो लेटर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, मैंने होम मिनिस्ट्री में करी। मुझे होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आया हुआ है जी। और क्योंकि मार्तंड जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो होम मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं आर्कियोलॉजी वालों को कि ये इसको जो अजय कौल सारस्वत जो कह रहे हैं, उनका वो जो भी इनका
एक थॉट प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट है, वो आप देखिए कैसे करना है। तो 2 महीने पहले मैं गया और मैं आर्कियोलॉजी वालों को बहुत मैंने डांटा। मैंने कहा कि आप लोगों ने तो हमारे मंदिर की हालत खराब कर रखी है। आपने दुनिया भर के हुमायूं टॉम्ब और जामा मस्जिद और ये फला मस्जिद और ये लाल किला आपने सजा के रखा हुआ है, और मंदिरों की आपने बैंड बजा के रखी है। देयर इज अ लेडी हु कॉल्ड मी फ्रॉम हम्पी। उसने मुझे कहा कि यहाँ पर रामचंद्र जी रुके थे हम्पी में और आप इसको खंडर बना रखा है, इसका भी ध्यान रखिए। मैंने पता कराया, वो भी आर्कियोलॉजी के अंडर है, उसको भी खंडर बना रखा है। अब हमारा अभी मैंने रिसेंटली 1 महीना पहले आरटीआई मैंने फाइल करी, जिसमें मैंने कहा कि हमें अब मार्तंड को आप म्यूजियम बना दो, उसको आप रिनोवेट या उसको कुछ छेड़ाखानी मत करो, उसको शीशे का कवर लगाओ, उसको आप रिनोवेट, उसको आप म्यूजियम बना दो एंड बिल्ड अ रेप्लिका नेक्स्ट टू मार्तंड जो है, ताकि आपको देखो इससे आपको क्या 2 फायदे होंगे। एक तो वो जमीन का भाव बढ़ जाएगा, दूसरा टूरिज्म बढ़ेगा, है ना, तीसरा लोगों को देखने को मिलेगा कि ये पहले वाला मंदिर था जो कि तोड़ा गया था और ये अब असली मंदिर बन रहा है। इसके लिए मैंने नीता अंबानी जी को भी लेटर लिखा है, मेरी शायद उनसे जल्दी मुलाकात हो सकती है। और इसमें मार्तंड में मैं आपसे ये भी मैं मतलब बताना चाहूंगा, और अगर नहीं बताऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत मतलब बुरी बात होगी कि मैं इसमें मेरे साथ जो है वो मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं जतिंदर का साहब, और जो कि हमारे KMCT के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो मेरे साथ हैं। उसके बाद मेजर जनरल GD बख्शी ने हमें सपोर्ट किया है, इसके लिए वो मेरे साथ हैं। जी। और उसके बाद विवेक कौल जो यूके, डॉक्टर विवेक कौल जो यूके में रहते हैं, वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे साथ हूँ। इसके अलावा और तमाम जो कर्नल अशोक कीनी हैं जो हमारे एडवाइजर भी हैं सरस्वत कश्मीर मेरे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं पहले। हाँ, अच्छा जी। तो वो भी हमको साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक ऐसा कोशिश, एक प्रयास कर रहा हूँ कि एक नया मंदिर मार्तंड टेम्पल जैसा था, और इसका असली नक्शा भी मेरे पास है जी। इसका जो असली नक्शा था 2000 साल पहले जैसा असली में था, क्या बात है, उसका असली नक्शा भी मैंने मंगवा के मेरे पास संजो के रखा हुआ है। उसको वापस से वो नहीं कर सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं? हम वो उसको रीबिल्ड की ट्राई कर रहे हैं कि उसके पीछे कोई एक 70 कैनाल कुछ लैंड है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लैंड खरीद करके हम लोग जो है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट जो भी बैलेंस करके नया मंदिर बनाएगी, जैसा नया मंदिर, बिल्कुल जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, उसी तरह से कश्मीर तो टूरिस्ट स्पॉट है ही जी। और देखिए दुर्भाग्य की बात देखिए कि कश्मीर में जब जितने भी मैंने भी टूरिस्ट जितने हैं कश्मीर में, उनको बोला कि आप सिर्फ श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग घुमा के मत ले जाओ हिंदू टूरिस्टों को, इनको मार्तंड भी दिखाओ कि हमारा मार्तंड टेम्पल भी है है ना, वहां को लेके ही नहीं जाता, टूटा हुआ है ना, उसकी वजह से उनको। और पब्लिक का क्या है, मोस्टली हमारे भारत में एक बहुत बुरा लगेगा सुन के आप लोगों को, पर है, आप किसी हमारी अभी 2000 साल पुरानी चीज है, उसके ऊपर आप जाके अपना नाम लिख दोगे, कुछ कर दोगे, कहीं कुछ हाथ लगा दोगे, या कुछ भी चीज करने के चक्कर में कहीं कुछ डैमेज हो गया, तो वो एक अच्छी बात नहीं। करेक्ट। हमको हमारी नेचर को, हमारी चीजों को, हमारी संस्कृति को संभाल कर चलना चाहिए। हम जाते हैं बाहर गांव देशों में तो हम बहुत संभल कर चलते हैं, कचरा नहीं फेंकते हैं, चीजों को नहीं, क्योंकि हमको दंड लगता है तो हम गलत काम नहीं करते। हमारे देश के अंदर हमारी खुद की जमीन के ऊपर हम ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस नहीं लेते, और ये बहुत दुख की बात है। हम जब अपने आप से, कोई गवर्नमेंट करे कि ना करे, कोई मिनिस्टर करे कि ना करे, अगर हम अपने आप से ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देना, तो हमारा देश बहुत सुंदर हो सकता है। अभी जैसे आप काम कर रहे हैं, आपके साथ में लोग जुड़ जाएं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट अलग तरीके का होगा। हमारे देश के अंदर हमको खुद जिम्मेदार बनना जरूरी है। हमको खुद, आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे हम आपके काम में थोड़ा बहुत भी सहभागी हो जाएं, या थोड़ा बहुत भी अपने तरफ से एफर्ट करें, तो वो नेचुरली वो चीज रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है, अच्छी हो सकती है, और हमारा भी एक दिल लगेगा कि हाँ ये चीज हमने सबने मिलके की। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सूर्य मंदिर का। मैं बस ये स्वप्न है, ये मैं रात दिन इसी के बारे में सोचता हूँ कि मैं मंदिर, ये सूर्य मंदिर कब बनवा पाऊंगा अपनी लाइफ में,
और बस आपकी आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से 100% सबकी ब्लेसिंग्स क्योंकि मैं तो सूर्य देवता का सुबह उठते ही सबसे पहले दर्शन होता है। मैं मेरे हर बार सोशल मीडिया में मेरे इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी भी शेयर करती हूँ सूर्यदेव की, जब राइज होते हैं तभी। और सूर्यदेव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्ट भाग है बहुत उनका, बढ़िया। बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद है और उनके बगैर हमारा जीवन मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं आरती जी सबको यही कहता हूँ कि सब लोग देखो मंदिरों में जाते हैं, भगवान किसी ने देखे नहीं है, तो मैं सबको ही कहता हूँ कि अगर आपने ईश्वर देखना है तो आप सूर्यदेव को देख लीजिए। 100% साक्षात ईश्वर जो है, सच देखिए बात। अग्नि है, अग्नि से आप खाना बना रहे हैं, अग्नि आपके अंदर अग्नि है, या 100% अग्नि निकल गई तो आप कहते हैं ना ठंडा पड़ गया, ठंडा हो गया। हाँ, ठंडा होने का मतलब क्या है? अग्नि निकल गई। आपके Agreed. जो खाना पचाती है, जो जठर अग्नि है, वो अग्नि है। तो अग्नि आपको चला रही है, फायर ही आपके अंदर होनी चाहिए। सच बात। चाहे आपने करियर में भी कुछ करना तो फायर होनी, कहते हैं ना फायर है इसके अंदर, तो फायर बहुत जरूरी है। सच बात। तो अग्नि तो मैं कहता हूँ यार कि किसी को मत पूजो, आप सिर्फ सूर्यदेव को पूजो। सूर्यदेव ही साक्षात ईश्वर है, सच जो बात दिख रहे हैं हमें। सच बात। और मार्तंड टेम्पल का बनाना, आप यकीन मानिए मेरी बात को, मार्तंड टेम्पल का बनना हमारे रूट्स, कश्मीरी पंडितों के जो रूट्स हैं, हमको वापस जाने का जो मार्ग है, जो आशीर्वाद है, वो मार्तंड टेम्पल से ही मिलेगा। सच बात। मार्तंड बनेगा और कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। सच बात। क्योंकि अभी कश्मीरी पंडितों को देखिए ना आप, हमारे घर जले हुए हैं, हमारे मंदिर टूटे हुए हैं, हम क्या करेंगे वहां जाकर के? हमारी तो रूट्स ही हिली हुई हैं। एक्चुअली तो मंदिर- घाव है, बहुत हाँ। गहरा घाव है, और वहां जाकर वो घाव फिर से ताजा हो जाएगा और वो दर्द फिर बढ़ेगा। तो कहते हैं ना अपना, तो उसको अपने आप को Correct. हील कर। हाँ जी, और कहते हैं ना कि अपना परचम लहराने वाली बात है कि परचम लहरा दिया। जी जी तो वो मार्तंड जो है वो एक जिद भी है, जी एक स्वप्न भी है जी कि मार्तंड बनाना है। जी और इसके लिए तमाम कोशिशें, प्रयास मेरे जारी हैं। जी सबको जोड़ के, सबको एक साथ लेकर के चलने का जो एक प्रोसेस है जी जी कि सबको साथ लेकर चलना है। मैं अकेला नहीं, हाँ। बस अकेला चले थे कारवां बनता चला गया, वो वाली बात है कि सबको साथ लेकर चलना है। जी जी और सब लोग मैं जिससे भी बात करता हूँ, अभी योगेश दुबे जी हैं, मेरे बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योगेश दुबे ही पहले व्यक्ति थे जिनसे मैंने ये शेयर किया। अच्छा। मैंने योगेश दुबे जो हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, और उनके उनके तो पिता जो हैं वो सांसद हैं, अच्छा अच्छा। बोरीवली रहते हैं, जी जी और वो भी कार्य समाज करता है। और अब मैंने उनसे शेयर किया, एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन हु सपोर्टेड मी, यार ये बहुत अच्छा है, मतलब चल करते हैं। ही रोट लेटर फ्रॉम हिज साइड की ये मिनिस्ट्री में लेटर जा रहा है, ये मिनिस्ट्री में लेटर जा रहा है। योगेश दुबे जी को मैं मतलब बिल्कुल मैं आपसे दिल से इतना प्यार करता हूँ कि आपने ये जो मिशन था, या जो एक मेरा स्वप्न था कि मार्तंड हमने बनवाना है, इसमें आपने मेरा जितना सहयोग दिया, मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ, जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ योगेश जी। तो ये है कि अच्छे लोग मिलते चले गए। जी जी और देखिए हम लोग प्रयास करेंगे, हम शायद जल्दी वहाँ जाने का भी एक प्लान कर रहे हैं। जी शायद अक्टूबर नवंबर में हम लोग वहाँ पर मार्तंड में जाएंगे, और जी जनरल जीडी बख्शी के साथ जी जी और कुछ कार्यक्रम आयोजित करने का एक कुछ आइडिया है। देखते हैं क्या होता है, अभी इन प्लानिंग है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और वैसे भी जो माहौल है अभी देश में, भारत विश्व गुरु बनने की कतार पर है। हमारा जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस हो रहा है देश में, बहुत सुंदर प्रोग्रेस हो रहा है। नेचुरली बहुत सारे हमारे मेन जो पावरफुल योद्धा हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं, उनका काम है, और उनका काम का वो झंडा तो लहरा ही रहा है पूरे विश्व भर में, हम सबको पता है। तो ये मंदिर के अलावा आप ये तो काम कर ही रहे हैं, उसके अलावा आपकी और कोई मार्ग है या और कोई इच्छा है जो आप पैरेलली साथ में करना चाहते हैं या कर रहे हैं? इच्छा तो ऐसा कुछ नहीं, मार्तंडी अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कश्मीरी पंडितों के लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब यूनाइट रहें, जी वापस अपने कश्मीर जा पाएं, और
यहाँ पर जो यूथ है उसके लिए मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर में भी बात करी कि जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिले। उसके बाद मैंने अनुपम खेर एकेडमी और ललित पारिमू एकेडमी, आशीष कौल एकेडमी, जो एक्टिंग एकेडमीज हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो कश्मीरी बच्चे थिएटर में आना चाहते हैं या जो एक्टिंग करना सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ आप कुछ डिस्काउंट्स दीजिए या कुछ जो डिस्काउंट फीस में डिस्काउंट करिए। काफ़ी चीज़ों में सफलता मिल रही है। और बस ये सब छोटे छोटे प्रयास हैं। अभी मैंने स्पोर्ट्स डे भी कराया था कुछ 1 महीना पहले जी। कश्मीरी पंडितों के टेबल टेनिस, कैरम का स्पोर्ट्स का छोटी छोटी एक्टिविटीज करते रहते हैं कि कम्युनिटी साथ रहे, कम्युनिटी कुछ ना कुछ करती रहे जी। और बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी अभी राजनीति में एक्चुअली मेरे को आना नहीं था, पर योगेश दुबे जी ने मुझे बोला कि या तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो, क्योंकि अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा जी। मैं कन्वेनर रहा विश्व हिंदू परिषद विदेश विभाग कोंकण प्रांत का करीबन 9 साल। और मैंने महाराष्ट्र गोवा में एज ए कन्वेनर काम किया विश्व हिंदू परिषद में। और आरती जी इतना प्रवास किया और ग्राउंड लेवल पे करण किन्नी भी मुझे वहीं, अशोक किन्नी भी मुझे वहीं मिले जी। तब वो विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली के प्रेसिडेंट थे जी जी। और बेंगलोर में हमारा बेंगलोर में हमारा भारतीय प्रवासी दिवस हुआ था जहाँ पर मोदी जी भी आए थे जी जी जी। और उसमें भी मेरा एक कार्यक्रम था, तो उधर मेरी अशोक किन्नी जी से मुलाकात हुई और हम लोग वहाँ से अच्छे मित्र बन गए। तो ग्राउंड लेवल पे इतना काम करने की आवश्यकता है आरती जी, ग्राउंड लेवल पे इतना काम करने की आवश्यकता है कि मुझे लगता है सब लोग जो हैं वो बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं, पर जो छोटे काम है, जो ग्राउंड लेवल के काम है वो नहीं हो रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना, कैसे लगे मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखो सड़क बन चुकी है, मॉल बन चुके हैं, बिल्डिंग बन चुकी है, एयरपोर्ट बन चुके हैं, रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, है ना। अब क्या बनाना है? हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसलिए मैं जब अब आज से 4-5 महीने पहले जब ये नारा आया, अब की मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, 400 पार, तो 400 पार का नारा इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको एयरपोर्ट बनाने हैं, आपको आलू प्याज ठीक करना है, या मंदिर बनाने हैं, या डैम बनाने हैं, या रोड्स बनानी है, स्टेशन बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाना है, वो सब बन चुका है। अभी आपको कल्चरल चीजें खड़ी करनी है, अभी आपको सांस्कृतिक चीजें जो आपके टेम्पल्स टूटे हुए हैं वो जोड़ने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम्पी से एक लेडी ने मुझे कॉल किया और बोला कि पहले जमाने में जब राजा महाराजा लोग धर्मशालाएं बनाते थे, मंदिर बनाते थे, ये सब चीजें बनाते थे, स्कूल बनाते थे, है ना। तो और जो इन्वेडर्स आते थे वो मंदिरों को तोड़ते थे, तो राजा लोग फिर बनाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पिछले जन्म के, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता लगा आप मार्तंड बनवा रहे हैं, तो आप पिछले जन्म के राजा रहे होंगे कि ये तो एक राजा को माइंड में आ सकता है कि मंदिर बनवाना है, और वो भी कश्मीर में, कश्मीर जैसी जगह में। तो मैंने नहीं आप ऐसे मत बोलिए प्लीज, ये तो बहुत ज्यादा मतलब। बोला नहीं आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप राजा हैं, आप हम्पी के लिए भी प्रयास करिए, आप मोदी जी को बोलिए, आप अमित शाह जी को बोलिए कि हम्पी का भी मंदिर बहुत अच्छा खूबसूरत है, इसको बनाइए। मैंने ठीक है, पहले हम मार्तंड का काम करते हैं, फिर हम हम्पी का भी देखेंगे। और मैं यहाँ पर एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ आरती जी कि जो हमारी माएँ हैं, देखिए पहले जमाने में शिवाजी पैदा होते थे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, वो क्यों पैदा होते थे? घर के अंदर से उस तरीके का माहौल था ना। नहीं, क्योंकि माएं स्ट्रांग होती थी। शिवाजी तब बने जब जीजाबाई स्ट्रांग थी। मैं वही बोल रही हूँ ना, घर के अंदर माँ का माहौल। मैं ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल की माएं बहुत कमजोर हो गई हैं जी, इसलिए बच्चे कमजोर हो रहे हैं जी जी जी। तो माएं जो ऐसी हो गई है, मेरा बच्चा इसी से बाहर ना निकले, मेरा बच्चा ये खा ले, वो कर ले, ऐसा, मतलब दे गिव द कंफर्ट जोन टू देयर चाइल्ड। सो होता क्या है कि बच्चे इसलिए कमजोर हो रहे हैं जी। बच्चे को स्ट्रांग बनाना है तो माँ को स्ट्रांग होना पड़ेगा। जी जी जी। माँ स्ट्रांग हो जाएगी, बच्चे अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। सही बात है। आज आप क्यों नहीं देखते भगत सिंह, शहीद भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या मंगल पांडे, वो उनकी माँ स्ट्रांग होती थी। माँ का इतना योगदान होता था शिवाजी को बनाने में। जीजा भाई का जो रोल है, अगर आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा जीजा भाई ने कैसे बनाया शिवाजी को। गिरते थे शिवाजी, गिरते थे, चोट लगती थी तो तलवार से लगती थी तो कोई बात नहीं, जाओ लड़ो दोबारा। आजकल की माँ को तो खून निकल जाए तो बच्चों को वो सब घबरा जाती हैं। तो ये एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि माएँ जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और हमें आज भारतवर्ष को मोदी जैसे एक नहीं, हजारों मोदी जी की जरूरत है। सही तो भारतवर्ष जो है
जो सक्षम बनेगा। अखंड भारत बनाने का जो एक सपन हम लोग सब देख रहे हैं जी। वो तभी कारगर होगा जब हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और मोदी जी जैसे और भी लोग हमने योगी जी जैसे मोदी जी जैसे खड़े करने हैं। जी 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 जी, सही बात है। जो सेवा का जो कर्म है, सेवा, आपने माँओं के लिए बोला, हम सबको, हमारी माँ है धरती, धरती माँ है हमारी। हाँ जी। और हमारी धरती माँ ने हमको हमेशा से प्यार दिया है, और स्पेशली भारत की जो धरती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इतना प्रेम और इतनी शक्ति, इतनी संस्कृति है, इतना पावर है। आज पूरे वर्ल्ड के लोग भारत आते हैं, काशी जाते हैं, कहां कहां से कोई कोई हॉलीवुड का एक्टर हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो वहां पर आता ही है। तो हमारी माँ बहुत शक्तिशाली है। हमारी माँ ने हमको बहुत सहायता की है, बहुत खड़ा किया है। पर अब आप जैसे काम कर रहे हैं और जितने भी यूथ हैं जो देख रहे हैं, उन सबको दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि हमको सेवा करनी है, हमको वापस योगदान देना है, हमको हमारा समय देना है। आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे आपके बच्चे, मेरे बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां, और जो ऑलरेडी है हमारी एज में, उन सबको अच्छा बच्चा बनना है, अच्छा बच्चा बन के अच्छा काम करना है। तब जाके ये जो ग्राउंड वर्क है, जो आप बोल रहे हो कि ग्राउंड वर्क पे काम नहीं हो रहा है, वो ग्राउंड वर्क पर काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वो डेफिनेटली आपके जो भी आपकी जो ध्येय है, जो आप चाहते हैं, सूर्य मंदिर तो है ही, हम्पी है जो आपको बताया उन जो भी लेडी थी उन्होंने, वैसे बहुत सारी जगह है जो अननोन है, जहां पर काम नहीं हुआ है। अगर वहां पर हमको कोई कांटेक्ट से मालूम पड़ता है, कोई आता है, तो हमको उस तरफ काम करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी जानकारी मिली। मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि सेवा के लिए जो आपके अंदर भावना है, जो आपके लिए देश के प्रति प्रेम है, और सेवा के लिए जो भावना है, वो कहाँ से जागृत हुई? आपकी माँ भी आपको पीछे से ऐसे बोलती है कि बेटा जा कर ले? हाँ बिल्कुल करती थी। तो हम लोग तो एक्चुअली उस माहौल में पैदा हुए जब छोटे थे जी। तो जहाँ पर पूजा पाठ होती थी, हवन होते थे घर में जी। साधु संत आते थे जी। और इसलिए शायद ये अब मैं आज आपको बता दूं, मेरा जो बेटा है वो भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और मैं हर यूथ से, हर हिंदू यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप आरएसएस जरूर ज्वाइन करिए। जैसे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। जैसे इजराइल में है ना कि आप जो मर्जी फील्ड में है, आपको 3 साल 2 साल आर्मी में काम करना पड़ेगा, ऐसा है ना इजराइल में। जी जी जी। ऐसे मैं कहता हूँ कि हिंदू जो बच्चे हैं हमारे, अब देखिए आजकल की जो लड़कियां हैं वो कैसे कपड़े पहन रही हैं, कैसे उनके कल्चर हो गया है, और क्या लड़कियां जा रही हैं, कहाँ किस तरफ जा रही हैं। तो ये जो प्राउड की बात होती थी किसी जमाने में, गर्व की बात होती थी, वो आज शर्म की बात होती जा रही है। मैं उस पर तो वैसे क्या है ना, कपड़े और लिबास पे तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि क्या है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का इंटरनेट है, जो चीजें चल रही हैं, वही देख रहे हैं, वही अडेप्ट कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी मार्ग पर जा रहे हैं। तो हमारे अंदर जब हम अपने अंदर जब बदलाव लाएंगे, हम जो करेंगे, हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे, तो अपने आप बदलाव दिखेगा आसपास में। और उसके लिए हमको एफर्ट करना पड़ेगा। किसी लड़की को या किसी के लिबास को या किसी पर भी टिप्पणी देना, वो बहुत ही एक क्रूअल हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूँ आरती जी, कि मैंने ये बात क्यों बोली है। हाँ। देखिए इसके पीछे एक सोच है। हाँ। और ये गलती जो है, ये माँ बाप की गलती है। देखिए मैं कल मैं गुरुद्वारे साहिब में भी कमेटी मेंबर हूँ, हमारा बोरीवली में गुरुद्वारा है जी। और मैं गुरुद्वारे में जब जाता हूँ जी, तो उन्होंने बाहर लगा रखा है कि आप जीन्स में नहीं आएंगे, आप उनका एक प्रोटोकॉल है कि आपने ये चुन्नी लेनी है, ये लेनी है। हमारे मंदिर में या हमारे और जगहों पे ऐसा कल्चर नहीं है ना। मैं देखता हूँ कि मंदिर में देखिए, औरत की किसी भी आदमी हो या औरत हो,
उसका ग्रेसफुल होना बहुत जरूरी है। जी जी। आप कुछ भी पहने, अगर आपको ग्रेसफुल, अगर आपकी ग्रेस जा रही है उससे, तो मुझे लगता है वो वस्त्रों पर टिप्पणी नहीं है, वो आपके सांस्कृतिक कल्चर में कुछ गड़बड़ है। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए यार कि आप साड़ी पहन लो, सूट पहन लो, आप स्कर्ट्स में मंदिर चले जाते हो यार। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि टिप्पणी करनी जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप विपरीत उसमें देखोगे, जो अलग दूसरे कल्चर हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो इस्लाम है, वो लोग कितना मेंटेन करते हैं अपने कल्चर को, मतलब बुर्का पहनना है, उनका कल्चर है। मैं देखता हूँ गर्मी में भी बुर्का पहन के घूम रहे होते हैं, पर उनकी लड़कियां ऐसी हैं और हमारी लड़कियां ऐसी क्यों हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि कई हद तक ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप स्कर्ट नहीं पहनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फटी जीन्स नहीं पहनी है। आप गोवा जा रहे हो, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आप स्कर्ट्स पहनो, आप कॉस्ट्यूम्स पहनो जो पहनने हैं। पर आप मंदिर जा रहे हो तो आप मंदिर में तो नहीं स्कर्ट पहन के जा सकते ना। वो तो बात सही है, आप मंदिर में तो नहीं, वो तो एथिक्स तो होने चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, एथिक्स की बात कर रहा हूँ, सभ्यता तो होनी चाहिए, सभ्यता और ग्रेसफुलनेस होनी चाहिए। औरतों में, लड़कियों में और आदमियों में भी, लड़कों में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप किस, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सहारा श्री के साथ जब मैं काम करता था, सुब्रत और सहारा जी, तो उन्होंने हमें एक बात बोली, समझाई कि हर व्यक्ति को एक बात का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, स्थान, काल और पात्र। सही बात। स्थान मतलब किस स्थान पे क्या करना है, काल मतलब किस समय क्या बोलना है, और पात्र मतलब किससे क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, ये पता होना चाहिए। और वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही व्यक्ति गंभीर है जिसको ये तीनों का ज्ञान हो, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों चीजों का ख्याल रखें सब लोग, स्थान, काल, पात्र। और देखिए आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे अपनी लाइफ में। कई लोग कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, कहीं कुछ भी पहन के चले गए, तो ये अब आजकल एटीट्यूड आ गया यार, आप ये वाला एटीट्यूड जो आ गया, कैजुअल टाइप, या ये नहीं, यही हमें हमारी संस्कृति को बिगाड़ के, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है जी, पड़ता है। यहीं पर फर्क ये है कि भारत में और दूसरे देशों में यहां पर ही लाइन आती है, क्योंकि यहां पर ही हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो देश है, वो दिख के बाहर आता है। और दूसरे कल्चर्स में ये सारी सभ्यता बचपन से नहीं सिखाई जाती। तभी तो हमारे यहाँ कहते हैं नदी को पूजो, नदी को पूजो, पेड़ को पूजो जी। क्यों पूजते हैं जी? क्यों पीपल के पेड़ की पूजा होती है, गंगा की आरती होती है? बिकॉज वी रिस्पेक्ट। क्यों औरत की पूजा करते हैं हम लोग, क्यों औरत को रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों माँ को रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों बीवी को रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों बेटी को? फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा नहीं है, नहीं, इस्लाम या बाकी धर्मों में तो ऐसा नहीं है, हमारे कल्चर में है जी। हम लोग गाय को रिस्पेक्ट देते हैं, हम लोग ऊंट हो, सांप हो, चूहा हो, कोई भी जीव हो, कोई जीव हो, प्रकृति, कोई जीव हो, कोई प्रकृति हो, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज एवरीवन हैज इट्स इंपॉर्टेंस। बस यही है, यही देखो अब ना सारे लोग क्या कहते हैं कि कर्म, आजकल नया चक्कर चला है, कर्म ठीक कर लो या कर्म खराब थे। अब मुझे आपसे, आपने मुझसे सवाल पूछे हैं, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ एक, आप मुझे बताइए कर्म इम्पोर्टेंट है कि धर्म इम्पोर्टेंट है? हमारे एक्शन से ही हमारा धर्म बनता है। कर्म मतलब एक्शन होता है आपका, आप क्या कर रहे हैं, कार्य, मेरा कार्य क्या है। जब मैं मेरा कार्य सही रखती हूं तो मेरा धर्म मेरे कर्म के साथ जुड़ जाता है। तो मेरा कार्य सही होना जरूरी है। मैं कैसा कार्य कर रही हूं, क्या कर रही हूं, मेरे अंदर समझ क्या है, और वो मेरी संस्कृति से आता है मेरा कार्य। मैं कैसी दिखती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या ओढ़ती हूँ, क्या बोलती हूँ, वो सारी चीजों का लोगों के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है, और उसकी वजह से वो सारा जो कर्म है वो दिखाता है कि मैं कौन सा धर्म फॉलो कर रही हूँ। मेरा धर्म है मानवता का, और कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब कुछ मेरे लिए सब बराबर है। मेरा कर्तव्य एक है कि मैं मानवता की तरफ काम करूं, जन कल्याण की तरफ काम करूं। तो मेरा ये कर्म सही है तो धर्म सही है मेरे हिसाब से। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इट इज नॉट द कर्मा विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज द धर्मा विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, आपको माँ बाप की सेवा करनी है, या आपका कर्म है कि धर्म है? ये प्रेम है, ये आपका धर्म है। धर्म देखिए, जब आपका धर्म सही होगा तो कर्म कुछ नहीं होता है। आपके माँ बाप की सेवा, आपको आपने बच्चे पाले, आपने बच्चे पैदा किए जी, बच्चों को पालना आपका कर्म है कि आपका धर्म है? एक कर्म कर्तव्य होता है,
पर मैं कर्तव्य की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। जब धर्म सही हो जाएगा, कर्तव्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना आपका धर्म है। मैं इस पर थोड़ा सा, बच्चे आपने पैदा किए, बच्चों की सेवा करना, अपनी माँ की सेवा करना, ये आपका धर्म है। ये कर्म नहीं है, कर्म तो अपने आप आपका बन जाएगा। मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी, क्या है धर्म और कर्म का हिसाब किताब कैसा है मेरे मन में, क्या है, अगर मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे अंदर प्रेम है ना, तो मैं ये पौधे को भी बड़े प्रेम से संभालूंगी, मेरे बच्चों को भी मैं प्रेम से संभालूंगी, मैं सब कुछ प्रेम से करूंगी। जब मेरे अंदर ये कर्तव्य की भावना आ गई ना, कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, धर्म मतलब प्रेशर हो गया, नहीं कि धर्म हो गया भाई, नहीं, चलिए मैं आपको दूसरी तरह धर्म मतलब मेरे हिसाब दूसरे ओर से समझाता हूँ, मैं बताती हूँ आपको। धर्म से क्या होता है ना, आप जब धर्म की बात करते हो तो ये हो गया कि भाई ये तेरा धर्म है, तुझे करना ही पड़ेगा। तो ये जो करना ही पड़ेगा ना, उसके अंदर फिर मेरे अंदर का भाव कैसा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा मन है कि नहीं है, इच्छा है कि नहीं है, फिर भी मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो प्रेशर में मैं शायद अच्छा ना करूं, पर अगर मैं प्रेम से करूंगी तो वो धर्म है या कर्म है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जो मैं कर रही हूं वो अच्छा होगा, वो ब्यूटीफुल होगा, वो सुंदर होगा। और बेसिकली जो कुछ भी करो आप, उसके अंदर प्रेम डालना बहुत जरूरी है। धर्म कर्म ये बहुत था, हमारे लोगों ने ये क्रिएट किया था, पर ये कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग स्पेस है। अच्छा, मैं आपको दूसरे तरीके से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। आप मुझे बताइए कि जो रामायण है जी, वो रामायण क्या है, महाभारत क्या है? अच्छा, वो तो कर्म और धर्म की पूरी गाथा है, उसके अंदर किसका धर्म क्या था, कर्म क्या था। सुनिए, रामायण भी धर्म युद्ध है और महाभारत भी धर्म युद्ध है। जी जी जी, है। हमारे दोनों जो हमारे ग्रंथ हैं वो दोनों यही सिखाते हैं कि धर्म ही इज इम्पोर्टेंट। धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान ने तलवार उठाई या भगवान ने युद्ध किया। सही बात, धर्म को बचाना जरूरी है। सही बात है। तो कर्म कुछ नहीं होता, धर्म होता है। धर्म का प्रेशर लेना सही पड़ेगा। बात है। उस टाइम ये जो आप लोग सब सेक्युलर बन गए हो ना कि धर्म प्रेम कर्म ये सब नहीं, धर्म का प्रेशर लेना पड़ेगा जैसे बाकी लोग लेते हैं। धर्म से रक्षति, धर्म का ध्यान रखना पड़ेगा, धर्म ही है। आप धर्म का ध्यान रखिए, धर्म का ख्याल रखिए, कर्म अपने आप सेट हो जाएगा। सही बात है, सही बात। आपको जब लगेगा किसी की चोरी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, तो वो धर्म ही है, कर्म अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तो सही बात। मेरा धर्म है कि मैं आपको प्यार करूं या मैं आपको लाइक करूं या मैं आपको हेट ना करूं, गाली ना दूं, बदतमीजी या कुछ चीज ना करूं, ये मेरा धर्म है। जी, मैं आपको रिस्पेक्ट करूं एज अ ह्यूमैनिटी, कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं। जी, मेरा ये धर्म, मानवता का धर्म, तो वो मेरा कर्म अपने आप बन जाएगा ना। मेरा कर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी जी जी। तो अभी धर्म युद्ध करने की आवश्यकता है। जी जी जी, भारतवर्ष में। जी जी जी, एब्सोल्युटली। देखिए कल्कि जी भी आ रहे हैं जल्दी जी, धर्म युद्ध के लिए। कल्कि जी आ चुके हैं। अच्छा, आ चुके हैं। कली का नाश हो चुका है। क्योंकि आपने ये बात की है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, कि कली का नाश 2012 में हो चुका है, जब बोला था सब लोगों ने और सारे धर्मों ने और सारे ग्रंथों ने बोला था कि दुनिया खत्म हो रही है 2012 में। तो 2012 में कली का नाश हो गया। पर क्या हो जाता है ना कि हम कहीं पर कुछ ऐसे इम्बोज करते हैं तो उसको निकाल लो आप, पर उसकी जो इंप्रेशन है वो रह जाती है। तो वैसा जो उसका जो भय था ना इतने वर्षों तक का, कलयुग, तो उसका जो भय था ना, वो भय अभी तक हमारे सीने में है, वो इंप्रेशन है। और हम है ना सारे के सारे लोग भय में जीते हैं और हमको ऐसा लगता है कल्कि आएगा। कल्कि हमारे अंदर है और कली भी हमारे अंदर है। कली जा चुका है, हमको कल्कि के लिए अपने हृदय में जगह बनाने की जरूरत है। कल्कि क्या है? प्रेम है, और प्रेम की जगह बनाना बहुत जरूरी है। हम सबके दिलों में प्रेम आ जाएगा तो ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका युद्ध खत्म हो जाएगा। हम एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। और भारत जब एकजुट हो जाएगा ना तो उसकी शक्ति इतनी ट्रिमेंडस है, इतनी खतरनाक है, क्योंकि आप जिस धर्म की बात कर रहे हो वो धर्म सबके हृदय में स्थापित हो जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया झुकेगी, नमस्कार करेगी, साष्टांग दंडवत नमस्कार कर रही है ऑलरेडी, और भी करेगी, ऑलरेडी कर रही है। और भी करेगी। मोदी जी ने अबू धाबी में मंदिर बनवा दिया। जी जी, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जी 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 जी, सच्ची बात है, सच्ची बात है, इतनी बड़ी बात है जी।
वो तो बहुत बढ़िया काम किया है, उन्हें पूरे विश्व भर में काम किया और बहुत सुंदर काम किया है। और जहां पर जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी तारीफ करना जरूरी है, हमेशा करनी ही चाहिए। जैसे आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं सूर्य मंदिर के लिए मार्तंड में, अनंतनाग में, वैसे ये जो काम है आपका, सिर्फ सोच, एक थॉट भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपने सोचा है तो कहीं से तो आया है, और आया है तो वो तो संपूर्ण होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी आपसे बहुत, मैं आपके लिए प्रेम और प्रार्थना और ब्लेसिंग्स बोलूंगी मेरे मैत्रिया, मेरे दादाश्री जी से, कि आपका ये काम सक्षम हो, संपूर्ण हो। उनकी कृपा है मेरे जीवन में, तो आपके जीवन में भी हो। धन्यवाद। एंड आप अपने काम में सक्सेसफुल हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप कुछ आखिरी मैसेज देना चाहेंगे आपके दर्शकों को? दर्शकों को तो मेरे तरफ से यही है कि अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म का ध्यान रखिए। और कश्मीरी पंडितों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आइए मिलकर के अपने कल्चर को रिवाइव करें। और हम सब जो मिलके एक प्रयास कर रहे हैं वो सब एक साथ हम लोग कार्य करें, ताकि हम लोग अपने कल्चर को मेंटेन कर सकें और आगे आने वाले 100 साल या 200 साल या 500 साल तक जब तक भी हम लोग रहें, हमारा कश्मीरियत, हमारे जो हिंदू कल्चर है वो रहे। और बस जो यूथ है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने कल्चर को मेंटेन करिए, अपनी संस्कृति को समझिए और कोशिश करिए कि कुछ मिलकर के बड़ा कर पाएं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए। एक भावना जो मैं देखता हूँ कि बच्चों में आजकल मिसिंग है अपने कल्चर को लेकर के, और मैं समझता हूँ कि वो रूट्स, क्योंकि रूट से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए वो चीज़ें ऐसी हैं। अभी मैं हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, मेरे अंकुर करके मेरे एक मित्र हैं जो कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने एक ट्रिप प्लान किया जहाँ पर सारे मंदिर हम लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग सारे बच्चों को कश्मीर के मंदिर दिखाएंगे, जो कि बच्चे कभी कश्मीर गए ही नहीं। तो बच्चों को रूट्स दिखाने बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम उनको दिखाएं कि हम लोग यहाँ से हैं, ये हमारे मंदिर हैं। तो खीर भवानी मंदिर है, मातंड टेम्पल है, शारदा माता, गुशी में शारदा माता मंदिर है, ये सारे मंदिर हम लोग उनको ले जाके दिखाने वाले हैं। अभी जुलाई में इसका डेट फिक्स हुआ है। क्या बात है। तो हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं छोटे छोटे, ताकि बच्चे जो हैं, हमारे जो यूथ हैं, वो जुड़े रहें। हमने एक और प्रयास किया था अभी पिछले कुछ महीनों पहले, जहाँ पर हम लोगों ने कश्मीरी भाषा सिखाने का, मेरे मित्र ने पंकज रैना और उनकी जो बहन है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं शारदा लिपि को फिर से रिवाइव किया जाए। और आपको बता दूं, शायद आपको ना बताओ, कि मदर्स ऑफ ऑल लैंग्वेज इज संस्कृत। जी, ये आपको पता होगा। मुझे पता है। एंड द मदर ऑफ संस्कृत इज शारदा लिपि। अच्छा, जो कि कश्मीरी पंडित बोलते हैं। अच्छा, लुप्त हो रही है, पर इसका प्रयास, रिवाइव करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और पूना में एक कॉलेज में इसका हमने एक प्रोफेसर ढूंढा है जिसको शारदा लिपि आती है, कश्मीरी है वो भी, और वो लोग इसके ऊपर एक कोर्स निकालने वाले हैं। क्या बात है। शारदा को सिखाने का एक प्रयास किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये छोटे, मैंने कहा ना, ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। बहुत सच। ग्राउंड लेवल पे काम, छोटे छोटे काम है, तो जब कम्युनिटी मजबूत हो जाएगी तो अपने आप सब काम होने लगे। कश्मीर भी चले जाएंगे, कश्मीर के अपने डंके पे जाएंगे। हाँ। अपने उस पे जाएंगे। क्या बात। क्यों किसी से मांगे कि हमें जाना है, हमें करना है। मातंड बन जाएगा, हमारे घर बन जाएंगे, कम्युनिटी यहाँ स्ट्रांग हो जाएगी। और थॉट प्रोसेस यही है कि जो यूथ है वो बिजनेस में आए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ यूथ से भी कि वो अपने नौकरी का थॉट छोड़ दो यार। अभी हम लोग नौकरी करने का माइंडसेट रहता है हमारा। हम तो लेट्स बिकम एंटरप्रेन्योर्स। और हम लोग टैक्स में, गवर्नमेंट में अपना योगदान दें, टैक्सेस में अपना योगदान दें। हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, बड़े बड़े कंपनीज, फैक्ट्रीज खोलें और रोजगार भी दें लोगों को। तो कम्युनिटी अपने आप मजबूत हो जाएगी। जैसे पारसीज करते हैं, जैसे ज्यूज करते हैं, सिंधीज करते हैं, पंजाबीज करते हैं, सिख करते हैं, सब माइग्रेटेड है, सब ने अपने अपने एंटरप्रेन्योर, दे आर बिग एंटरप्रेन्योर्स। सो हमें भी उस लेवल पे सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। कम्युनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, बट आई विल डू इट। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थैंक यू वेरी मच। इट वाज ब्यूटिफुल टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई, बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत
अंदर से अच्छी भावना आ रही है और मेरी प्रेयर्स है, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने काम में सफल हो, सक्षम हो। थैंक यू। और डिविनिटी आपके साथ हमेशा रहे। एक लास्ट बात मैं आरती जी और शेयर करना चाहता हूँ यूथ के लिए जी। कि पिछले काफ़ी सालों से मेरे अपने जो बच्चे हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने सुसाइड किया है जी। और मेरे काफ़ी मेरे मित्र, मेरे जो बेटा है उसके 2 दोस्तों ने सुसाइड किया है। मेरी बिटिया है अभी, तो उसने सुसाइड किया 10th के पेपर के रिजल्ट के लिए। तो मैं बच्चों से यार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत अच्छी है और इन छोटी छोटी चीज़ों में मुसीबतें आती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा, मैं आई वॉज अ लूजर। मैं 25-30 साल पहले तक मैं लूजर था। लूजर मतलब नॉट लूजर, मतलब कुछ ग्रेट नहीं किया था मैंने। मैं स्कूल में भी एवरेज था, मैं स्पोर्ट्स में भी एवरेज रहा और मैं पढ़ाई में भी एवरेज रहा। जो कुछ काम खोला तो कुछ चला नहीं, कभी ये नहीं चला, कभी वो नहीं चला, कभी ये नौकरी छोड़ी, कभी वो नौकरी छोड़ी। बट आज मैं एक सक्सेस की राह पे चल रहा हूँ, तो इसलिए कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। नेवर लूज होप। प्लीज, सब लोग यही कहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी यही कहते हैं, नेवर लूज होप। और मैं भी आज इसी बात से अपना जो ये स्पीच है मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ कि नेवर लूज होप। ये मेरे बच्चों से विनती है, प्लीज कीप फाइटिंग, प्लीज कीप फाइटिंग, कीप फाइटिंग, कीप फाइटिंग। कब तुक्का लग जाए, कब आपकी लॉटरी निकल जाए, और कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर का शो आता था, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज हिम्मत मत हारिए। बच्चों से मेरा खास तौर से नया फाइट करिए यार, प्लीज फाइट करिए। माओ से भी और पापा से भी मेरा निवेदन है कि आप प्लीज फाइट करिए। मैं एक बात, छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ कि मेरे एक बच्चे की एक कंप्लेंट आई थी, मेरे बेटे की। एक मिनट में आपने क्या कहा? आपकी बेटी ने सुसाइड किया? नहीं, मेरी बेटी की सहेली ने। बेटी की सहेली ने? मेरा एकदम दिल बैठ गया, बाप रे। मेरी बेटी की सहेली ने। मेरी बेटी तो बड़ी स्ट्रांग है। तो मैं वो क्या, पर मैं सुसाइड आप जो कह रहे थे, बच्चों को सुसाइड नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा जी। बच्चों को सुसाइड बहुत दुख लगता है। और बड़े छोटे छोटे बच्चे, 15-16 साल के बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। मुझे लगता है यार इन्होंने तो लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है अभी, वाई दे आर सुसाइडिंग। 10th के पेपर में रिजल्ट मार्क्स कम आया तो सुसाइड कर लिया। एक बच्चे का क्रिकेट में एडमिशन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे बेटे का क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया, मेरे बेटे के दोस्त ने। तो यार बड़ा दुख होता है। बड़ी छोटी सी चीजें हैं। आगे तो लाइफ में आप लोगों ने इतने बड़े पहाड़ खोदने, इतनी बड़ी चीजें करनी है। ये क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ तो सुसाइड। आप अपनी जान, पीछे आपके पेरेंट्स कितने सफर करते हैं, पेरेंट्स कितने आप सारी जिंदगी वो दुखी रहेंगे जिन्होंने आपको पैदा किया है। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मेरा 7-8 साल पहले की बात है, मेरे बेटे के स्कूल से कंप्लेंट आई। तो आई कि पढ़ता नहीं है। तो मैंने प्रिंसिपल को बोला कि ठीक है, आप इसको दंड दीजिए, भाई जो पनिशमेंट देनी है आप दीजिए। तो प्रिंसिपल ना तो ऐसे घबरा गई कि आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो अलाउड ही नहीं है। मैंने क्या अलाउड नहीं है, हम तो मार खा खा के बड़े हुए हैं। हमें तो कोई दिन नहीं आता था जब मास्टर से डंडा नहीं पड़ती थी, है ना, हाथ में स्केल नहीं पड़ते थे या मुर्गा नहीं बनाया जाता था, पूरे पूरे मुर्गे बने रहते थे। प्रिंसिपल ने कहती है आप पहले पेरेंट हो जो आके आप ऐसी बात कर रहे हो। पेरेंट्स को कहते हैं आपने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया, आपने अपने बच्चे को डांटा कैसे। तो ये तो माहौल हो गया। और देखा, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि पेरेंट्स कमजोर हो गए हैं। बच्चे कमजोर नहीं है, बच्चों को आने वाली थी वहां पर। बच्चों को कमजोर बनाने के लिए माँ बाप का हाथ है। माँ बाप बोलो ना, लगाओ उसके 2 चप्पड़। सही बात, लगाओ उसके 2 झापड़। क्या नहीं, मारने का मतलब एक बात होता है, एक जो होता है ना, मारने को लेके भी एक अलग माइंड सेट। नॉट मारना, सी आई एम एजुकेटेड इन आई स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल, बट स्टिल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद भी जो मेरे जो टीचर थे, जो मास्टर थे, उनका वो पैटर्न वही था कि आ जाओ बेटा बन जाओ मुर्गा, आ जाओ हाथ लगाओ, फुट्टा पड़ेगा, स्केल पड़ेंगे, या जो भी दंड मिलता था, मतलब जो भी बहुत सारी पनिशमेंट, मुर्गा बनाओ। एक प्यार से जो माहौल होता था। और देखिए आज उसी की वजह से हम लोग इतने सेंसिबल, मतलब सही राह पर चल रहे हैं। कोई शराब नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई गंदी हरकतें नहीं, कुछ चीज जुआ कुछ नहीं। आजकल के बच्चे देखो आप, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे कमजोर नहीं है यार, बच्चे कमजोर मत बनाओ, अपने बच्चों को मजबूत बनाओ कि वो आगे जाकर के जिंदगी की हर फाइट को लड़ सके और जीत सके। जी। आप बच्चों को कमजोर बना देते हो यही सब करके कि टीचर को कह रहे हो आप कि आपने मार कैसे दिया। सही बात है, सही बात है। सुसाइड का बाप को बाप ही रहने दो। ये नया कल्चर आ गया है अभी कि बाप को दोस्त बना लो, बाप दोस्त बना लो। बाप या बाप को बाप ही रहने दो, माँ को माँ ही रहने दो। एक एज के बाद ठीक है, आप 30-35 साल के, 25-26 साल के हो गए, आप दोस्त बन जाओ, पर इट डजंट मीन कि आप बाप को दोस्त बना लो। ये नया कल्चर मैं अब देखता हूँ, मुझे बड़ा ऑड सा लगता है कि यार बेटे के साथ बाप शराब पी रहा है, माँ शराब पी रही है, बेटे के साथ बेटी के साथ बैठ कर मैं
नाम नहीं लेना चाहता, मैं जाता हूँ कई जगह बॉलीवुड की कई घरों में, तो बाप बेटियां सिगरेट पिए, सब साथ सिगरेट पी रहे हैं। तो आई डोंट नो, मेरा अपब्रिंगिंग वैसा है, और मुझे बड़ा ऑड लगता है कि बाप को बाप रहने दो यार, माँ को माँ रहने दो, उसमें जो मजा है, उसमें जो कल्चर है, वो उसकी अलग बात है। दायरा जरूरी है, एक दायरा, लिमिट्स जरूरी है। हाँ, दोस्त, मतलब क्या हो जाता है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें है ना एक्चुअली। प्रॉब्लम कहाँ हो गई है पता है, जो सेक्युलर फैमिली हो गई है ना सारी, करेक्ट, जो आइसोलेटेड न्यूक्लियर families. फैमिली, जो आइसोलेटेड जो हो गए ना, माँ बाप बच्चे। माँ बाप पहले क्या होता था, दादा दादी होते थे, हाँ, correct. नाना नानी होते थे, माँ बाप बाहर गए हैं तो नाना नानी संभाल रहे हैं, तो नानी जो है वो बच्चों को ज्यादा प्यार देती है, समझाती है, सिखाती है, समझा कैसे करना है, क्या करना है। और बच्ची जो छोटी होती है, पोती, उसको सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, वो नानी के पास में लाड़ लाड़ में पूछ पूछ के अपना रास्ता निकाल लेती है, समझ लेती है, वो खेल खेल में सारी चीजें प्यार प्यार से हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, ये सारा जो काम का प्रेशर है, घर को संभालने का प्रेशर है, समाज में रहने का प्रेशर है, एक तरीके से दिखना है, एक तरीके का स्टेटस होना है, यही गाड़ी चाहिए, यही फोन चाहिए, ऐसा ही दिखना है, वैसे ही जाना है। मेटलिस्टिक बहुत ज्यादा हो गया, मेटलिस्टिक हो गया, बहुत सारा मेटलिस्टिक हो गया। ये जो ब्रांड्स के बीच में जो फंसे हुए लोग हैं ना, उसके अंदर सारा प्रेशर लेवल जो बढ़ गया है, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम बढ़ गया है। करेक्ट। अगर आपके परसेंटेज नहीं आए, मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल में, उन्होंने बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल में दोनों ने 10th और 12th पास किया है, बहुत ही मुश्किल में। और मैंने कभी भी उन लोगों के मार्क्स पूछे ही नहीं है, और अगर मैंने उन्होंने पढ़ाई कर ली तो ठीक है, नहीं कर ली तो ठीक है, मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया। पर दोनों ने 90% अबव मार्क लेकर आए अपने आप, और आज जीवन में बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ग्रेजुएट हुए हैं, वो फैशन डिजाइनर है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है, सब अपने आप हुआ है। बहुत अच्छा। और आप जो बोल रहे हैं, उसी की सहेलियों ने, मेरे बच्चों की सहेली ने, फ्रेंड्स ने यही सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई भी है। तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत संवेदनशील है। सुसाइड एक आध्यात्मिक क्राइम है। आप सुसाइड करने से अपने शरीर से छूटते हो, अपने कर्म से नहीं छूटते हो, और आप एक ऐसे टाइमलाइन में जाकर फंस जाते हो जहां पर भगवान भी नहीं, भूत भी नहीं, प्रेत भी नहीं, कोई आत्मा भी नहीं, कोई आपको छुटकारा नहीं दिला सकता। और जो सोच लेकर आपने लास्ट में जो थॉट लिया है, वो ही थॉट लेकर आप जो मरते हो, वो ही सोच लेकर आप 100 साल, 500 साल, हजारों साल तक रहते हो। वो स्पेस अच्छी नहीं है, उसकी अदर साइड ये है सुसाइड करने की। तो जो जीवन में चैलेंजेस आती हैं, जो आपके सामने आपको एक पड़ाव लग रहा है कि 10th का पेपर, 12th का पेपर, ये बहुत छोटा पड़ाव है, ये आप पार कर सकते हो। पर वो जो 200, 500, 1000 साल आप फंस जाओगे, वो पड़ाव कोई नहीं पार करवा सकता। तो हम दोनों आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप सुसाइड की तरफ सोचे भी नहीं और करे भी नहीं। हमने बेवकूफी की होगी, बचपन में सोचा होगा कुछ भी, वो शॉर्टकट है। पर जब हमारे पास में ज्ञान है, जैसे आपके पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, तो हम जितनी हमारी नॉलेज है उससे आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा ना सोचें और ऐसा ना करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ और बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड के जितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, मतलब वो बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं है, एक दो को छोड़ के। आप सचिन तेंदुलकर से लेके, गवास्कर से लेके, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ABCD एन नंबर ऑफ लिस्ट है। बिजोज है, या वो है फलैंड। डिग्री का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम लोग हाँ, इट इज ओके। आपका बेसिकली आप बुक्स पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, आपको जो करना है उसमें अपनी नॉलेज गेन करिए। एक्चुअली आपकी जो रुचि है, हाँ, वो आपका जो पैशन है, उसको फॉलो करेंगे तो आप जीवन में 100% सक्सेसफुल होंगे। अब अलजेब्रा पढ़ के और ये पढ़ के, मैथमेटिक्स पढ़ के, सीटा बीटा गीटा पढ़ के कुछ मिलने वाला है नहीं, और उसमें आप स्ट्रेस में आके अपनी जान भी दे देते हो। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि रिलैक्स, लाइफ इज वेरी इजी, लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल,
एंजॉय योर लाइफ। कोई बात नहीं आपने लाख रुपए कमाया या आपने 10 लाख रुपए कमाए, क्योंकि 10 लाख कमाने वाला भी उसी सड़क पर ट्रैफिक के जाम में फंसा है और 1 लाख कमाने वाला भी उसी ट्रैफिक के जाम में फंसा है। तो जितना रिसोर्सेज है उसमें एंजॉय करना सीखिए, कंटेंट रहिए और एंजॉय योर लाइफ। बस जी, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू।